हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ यूपी SSSC द्वारा जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की 5512 वैकेंसी हैं, उनके सापेक्ष जो आपका नया सिलेबस है उस पर आधारित ये छठा प्रश्न पत्र है आपका। यूँ कहिए मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट, कुछ भी कह लीजिए, ये लेकर मैं आपके बीच आ गया हूँ। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से लगाएं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार हमें ज़रूर दें, ठीक है। अभी तक आपने अपना प्यार सहयोग बराबर दिया है और हमें आशा है कि आप लोग इसी प्रकार अपना सहयोग और प्यार बनाए रखेंगे और हमें यूं ही निरंतर कार्य करने के लिए आप लोग प्रेरित करते रहेंगे। तो आप लोग सिर्फ एक छोटा सा कार्य करें कि आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ठीक है। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके और आप लोग अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जाएं। यही हमारी आपसे एक अपेक्षा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी का, ठीक। हिंदी का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जूनियर असिस्टेंट में। हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपका स्कोरिंग पोर्शन है। आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो हिंदी में आपको 28 प्लस लाना है, ठीक है। 28 टारगेट हमें अपना लेके चलना है कि कम से कम 28 तो लाना ही है। तो उसके लिए हमें बेहतरीन तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। पहले भी हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। या, रा, ला और वा, ये जो 4 व्यंजन हैं ये कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए में ला दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हमें यहाँ पर बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा होगी हमारी कौन सी? बीमारी, ठीक है। बीमारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बाकी दिल्ली हुआ ये, ठीक। दिल्ली, लड़का और मोहन ही हो गई हमारी व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक और ये स्थान दिल्ली नाम हो गया तो ये भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बीमारी जो है क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय क्या है? अव्यय मतलब अव्यय ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका व्यय ना हो। क्या ना हो? व्यय ना हो मतलब कि उन पर लिंग वचन आदि से उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ठीक जो शब्द है वो क्या है? अव्यय है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्या है शुद्र? तो शुद्ध यहाँ पर है हमारा अंतर्धान, ठीक है। अंतर्धान जो है वो शुद्ध वर्ड है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें पुल्लिंग बताना है। नायिका जो है स्त्रीलिंग है, लेखिका भी स्त्रीलिंग है, वधू भी स्त्रीलिंग है। धावक जो दिया यहाँ पर वो हमारा क्या है? पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है कि बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन कौन से हैं? तो देखो, ने आया यहाँ पर, से आया और को आया, ठीक है। तो ये कारक के चिन्ह हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने यानी ने हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्ता ने कर्म को आ गया, ठीक है, और करण से, तो करण और कर्म ये इसका क्रम होगा यहाँ पर, ठीक है, ने से और को आया, तो राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं। कह रहे हैं इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है संयोग में और मूल शब्द कौन सा है। तो मूल शब्द जो है वो योग है और उपसर्ग जो लगा है उसमें क्या है, शम लगा हुआ है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शम प्लस योग मिलके क्या बनता है, संयोग। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि 8वां प्रश्न है कि निरालंब शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें यहाँ पर। तो निरालंब में कौन सी विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निधन आलंब। क्या होगा, निधन आलंब। वी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमरण में कौन सा समास है। आमरण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आमरण का हमारा जो अर्थ निकल कर आता है वो है मरण तक, ठीक है, क्या होगा, मरण तक। आमरण का मतलब क्या होगा, मरण तक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समास। क्या होगा, अवयवी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। जब पानी बरसता है कह रहे कौन सा वाक्य है, तो जब पानी बरसता है वह हमारा कौन सा, क्रिया विशेषण वाक्य, ठीक है, क्रिया विशेषण वाक्य, ठीक। नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम, ठीक, तो अर्ध तत्सम होगा हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर। तत्सम होता है अक्षर का अक्षर, ठीक, और इसका तद्भव होता आखर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नेक्स्ट है ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का युग्म, ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है यहाँ पर हमें। तो ग्रंथ तो हो गया क्या, पुस्तक से मतलब है, यानी ग्रंथ होती है वो क्या होती है, किताब होती है, और ग्रंथि का अर्थ होता है सिख गुरु, ठीक है, सिख गुरु को ग्रंथि कहा जाता है। राइट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है। घट, तो घट शब्द का जो अर्थ नहीं है इनमें से वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है यहाँ पर वो हमारा घट शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी मन हुआ, शरीर और घड़ा ये सारे क्या हैं, घट के पर्यायवाची। नेक्स्ट, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का जो पर्यायवाची है तो दामिनी है, तड़ित है और चंचला है। वितुंडा जो दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वितुंडा यहाँ पर हमारा किसका है, ये शायद ये हमारा हाथी का होता है, ठीक है। वितुंडा किसका होता है, वितुंडा जो पर्यायवाची होता है वो हाथी का होता है, ठीक। नेक्स्ट 15वां है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। सही जोड़ा बताना है, ठीक है, जिसमें सही विलोम शब्दों का जोड़ा हो। अल्पज्ञ का होता है बहुयज्ञ, बिल्कुल सही है। संयुक्त का संयुक्त रूप से और संधि युक्त। समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आ रहा है हमारा संयुक्त का पृथक होना चाहिए, ठीक है, ये सही नहीं है। संयुक्त का क्या होना चाहिए, पृथक, ठीक। समस्त मतलब ये भी नहीं है हमारा। अज्ञ का अनभिज्ञ ये भी नहीं है। तो पहले ही जो ऑप्शन है वो राइट निकल के आ रहा, तो राइट आंसर होगा हमारा अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो बहुज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, ठीक है। तो स्पर्शजन्य बीमारी अभी जो हमारी कोरोना फैली थी वो कैसी थी, स्पर्शजन्य, यानी एक दूसरे को छूने से जो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारी। क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारी। तो राइट आंसर होगा स्पर्शजन्य बीमारी कहलाएगी हमारी संक्रामक। फिर हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्न प्रश्न मुहावरों से संबंधित हैं।
सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से करना है। तो मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ दिया गया है, हमें उनको मैच कराना है। ठीक, तो कह रहे कान लगाना। कान लगाना का अर्थ होता है ध्यान देना। कहते नहीं हम लोग कि कान लगाना का जो अर्थ होगा वो होगा क्या, ध्यान देना। ठीक, तो पहला 3 इसमें आ रहा, पहला 3 और यहाँ आ रहा। फिर होता कान खड़े होना। तो कान खड़े होना का जो अर्थ होता है वो होता है चौकन्ना होना। ठीक है, क्या होता है, चौकन्ना होना। तो B1 इसमें आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे का C4 आ रहा हमारे, यानी आँख लगाना मतलब निगाह रखना, और आँखें खुलना का मतलब होता है सजग होना। राइट आंसर बनना हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो है वो है हमारा किसका, विभत्स रस का। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्नीसवां प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम जब छंद पढ़ते हैं, ठीक, तो उनमें मात्राओं के बाद बीच में ठहराव आता है। ठीक है, तो उस ठहराव या विराम को हम लोग कहते हैं यति। ठीक है, रुकना, यति, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थी जो शब्द होते हैं, समानार्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो। ठीक है, समानार्थी शब्दों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। ठीक है, मतलब बार बार आ रहे हैं वो, और उनका जो अर्थ है उनमें अंतर है। तो ऐसी जगह पर कौन सा अलंकार होता है, तो ऐसी जगह पर होता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन ... में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था कब, 1975 में। 1975 में किया गया था। कहाँ पर, नागपुर में। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर, 1975 में नागपुर में किया गया था प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, हमें उसी वाक्य को पहचानना है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से एक वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, कह रहे उसको पहचानिए। पढ़ते हैं वाक्यों को। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, सही है ये। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, बिल्कुल सही है। स्वयं बेतक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, तो बेतक नहीं आएगा, स्वयं बे भी। ठीक है, क्या आ जाएगा, सही होगा जो हमारा स्वयं बे भी अपनी बीमारी को लेकर कैसे थे, दुखी थे। ठीक, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हालांकि यहाँ पर जो बीमारी है वो इसकी टाइपिंग गलत है, बीमारी ऐसा लिखा होना चाहिए। 28वां है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो कामायनी में जो श्रद्धा है, कामायनी में श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक है, तो वो हृदय का प्रतीक है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय का प्रतीक। कामायनी जो है वो किसकी, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है और ये उनकी अंतिम रचना है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ये क्या है, ये उनकी अंतिम रचना है। अगला प्रश्न फिर हमारा जयशंकर प्रसाद जी से ही संबंधित आ गया है। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी। तो लास्ट की तो हमने बता दी, जो अंतिम रचना थी वो क्या थी, कामायनी। ठीक है, कामायनी इनकी अंतिम रचना थी, और जो प्रथम रचना थी वो थी इनकी क्या, ग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम जो है इनकी पहली रचना थी। अब यहाँ पर हमारा आ गया है सामान्य जानकारी का जो पोर्शन है। ठीक है,
इसके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने 20 प्रश्न इसके भी देखेंगे। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ना स्किप करें, छोड़कर ना जाएं, पूरा जरूर देखें। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को के द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, 1849 में सिखों की हार हो गई थी, तो कह रहे किसने हड़प लिया था, तो ये हड़प लिया था किसने, अंग्रेजों ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के द्वारा इसे हड़प लिया गया था। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो ये जो वायसराय हैं स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय लोग थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन में उनको स्थानीय स्वशासन में इन्हें शामिल किया था। साथ ही इनके साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है, इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको भी इन्होंने क्या किया था, ख़त्म किया था, समाप्त किया था। तो उनका नाम है क्या है, लॉर्ड रिपन। क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। और इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1880 से लेकर 84 तक। कितना रहा, 1880 से लेकर 84 तक किसका कार्यकाल रहा, लॉर्ड रिपन का। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना गया। ठीक, नेक्स्ट 48वां कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन या विरोध था। ठीक है, कह रहे कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था। ठीक है, कैसा आंदोलन था, ये नेतृत्वहीन आंदोलन था। तो कौन सा था नेतृत्वहीन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा वो कैसा था, नेतृत्वहीन आंदोलन था। और कब हुआ था ये, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। चलिए, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 49वां है कि 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो प्रकाशन था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न कह रहे हैं कि 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण के तहत कत्थक का स्वर्णिम युग देखने को मिला। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्थक जो नृत्य है उसका क्या था, स्वर्णिम युग था। ठीक है, कत्थक नृत्य का स्वर्णिम युग था। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य की सीमा भूटान से मिलती है। तो भूटान से जो है भारत के 4 राज्य हैं, ठीक है, जिनकी सीमा इनसे मिलती है। हमारा कौन कौन सा है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, असम की मिलती है, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। अरुणाचल प्रदेश, ए, बी, सी और ई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ रहे हैं, 52वां क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। ठीक है, हिमालय पर्वत में कह रहे कि उत्तरी पर्वतमाला जो है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिमाद्री जो पर्वतमाला है इसकी जो औसतन हाइट है, ठीक है, औसतन ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। कथन तो सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तर्क भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे तांगनी का झील कहाँ स्थित है।
तांगनिका झील कहाँ पर स्थित है? तो तांगनिका झील है हमारी अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि अमेजन के जो जंगल हैं वो कौन से टाइप के जंगल का उदाहरण है? अमेजन के जो जंगल हैं वो किस टाइप के जंगल का उदाहरण है? तो जो अमेजन के जंगल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जंगल हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या है, हमेशा हाई रहता है, जिस वजह से यहाँ पर वर्ष भर क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है, ठीक है। तो ये कैसे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। टेम्परेचर हाई हो गया तो उष्ण हो गया, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, और वर्षा वन है, यहाँ बारिश हमेशा हो रही है, ठीक है। तो कैसे हो गए अमेजन के? ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गए। 56वां है कि पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? ठीक है, तो मतलब इन जो अनर्हता है मतलब कि उनकी इन एलिजिबिलिटी जो है वो किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? जो पंचायत सदस्य हैं, ठीक है। तो उनकी जो अनर्हता से संबंधित बात कही गई है वो हमारी 243F में कही गई है, ठीक है, 243F आर्टिकल में, ठीक। जी में कहा गया है उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में कि जो पंचायत सदस्य हैं उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे। और 241 में जो उनको आयोग से वित्त आयोग से जो संबंधित है इनका ये, ठीक है, जो ग्राम पंचायतों का फंड वगैरह होता है। नेक्स्ट है कि किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है किसको? बलवंत राय मेहता समिति को। और इन्होंने जो पंचायती राज का मॉडल बताया था, स्वरूप बताया था, उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत लेवल पे क्या, ग्राम की जो सरकार होगी वो ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर की होगी ब्लॉक पंचायत होगी, और जिला स्तर पर होगी वो जिला परिषद होगी। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का जो है स्वरूप बताया था। नेक्स्ट है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव द्वारा निर्देशित किया जाता है और निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है। तो जो ग्रामीण और शहरी निकायों का निकाय चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग इनको कंडक्ट कराता है। 59वां है कि मानव भ्रूण और युग्मकों के क्रय और विक्रय के निषेध के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त 2016 को किस विधेयक की मंजूरी दी गई थी? तो ये जो विधेयक था इसका नाम था हमारा क्या था? सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी जो विधेयक है, सरोगेसी या विनियमन, ठीक है, 2016 इसको मंजूरी दी गई थी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 60वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है? चुनाव आयोग के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, कह रहे कौन सा कथन सत्य है? यह अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने का पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही है। यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है, ठीक है। चुनाव की अभी डेटों की जो घोषणा की थी किसने की थी? ये भी चुनाव आयोग ने करी थी। फिर कह रहे हैं राजनीतिक दलों का मान्यता देता है, बिल्कुल देता है मान्यता भाई, राजनीतिक दलों को भी मान्यता देता है। कह रहे हैं संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है, ठीक है। तो यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ऐसे समय में चुनाव आयोग इसको क्या कर सकता है? इसको पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है, या कैंसिल भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी। 61वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रदान कार्य का विकल्प चुनते हैं, ठीक है, उन्हें न्यूनतम ... दिन के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ऐसे श्रमिक जो गांव में रहकर ही अपना जो आजीविका के लिए कुछ मजदूरी करना चाहते हैं, ठीक है, श्रम करना चाहते हैं, ठीक है, कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मनरेगा योजना है उसके तहत उन्हें उनके गांव में ही, ठीक है,
5 किलोमीटर की अवधि जो परिधि होती है उसके अंतर्गत उनको 100 दिवस का जो रोजगार है उसकी गारंटी है। ठीक है, गारंटी से उनको यदि वो उसकी मांग करता है तो उसको 100 दिवस का जो है रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, उस ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि भारत के हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो हरित क्रांति के लिए जो उच्च उपज वाली किस्म थी, ठीक है, उच्च उपज वाली किस्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और हरित क्रांति के बाद भारत में जो है गेहूं के उत्पादन में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। 63वां क्वेश्चन है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी कौन सी, शिलांग चोटी। ठीक, कौन सी चोटी है, शिलांग चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 1966 मीटर। ठीक है, 1966 मीटर इसकी ऊंचाई है शिलांग चोटी की। 64 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो ये आपने यदि पिछली वीडियो देखी होंगी, मैं एक काम कर रहा हूँ कि इनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दे रहा हूँ जो जूनियर असिस्टेंट की वीडियोज़ हैं। तो आप लोगों ने यदि पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है वो है हमारी कौन सी, अराकू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अराकू। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कुल कितनी संरक्षित जैव मंडल हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं भारत में वो है हमारे 8। ठीक है, सॉरी 18, 8 नहीं है, कितने हैं, 18 हैं। और इनमें से 9 को तो किस में, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 9 जो हैं उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, कंप्यूटर के हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के होने वाले हैं। पहले ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर जो है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएसडी जो है वो हमारे अभी जो न्यू पीढ़ी है, नई जनरेशन की एक क्या है, एसएसडी एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस। और इस डिवाइस ने जो पहले हार्ड डिस्क चलती थी, हार्ड डिस्क का जो है स्थान ले लिया है अब। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या है कि जो हमारा सिस्टम होता था, पीसी होता था, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती थी। और जब से ये एसएसडी आ गया है तो इसने पीसी की स्पीड को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो जो परंपरागत स्पीड रहती थी उससे कई गुना अच्छी स्पीड हमें इससे मिलने लगी है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्ड ड्राइव का वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। राइट आंसर क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अटैक सूचना की गोपनीयता के लिए खतरा है। तो वो होगा हमारा स्नूपिंग। कैसा, स्नूपिंग जो अटैक है वो हमारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, ठीक है, उनकी गोपनीयता के लिए क्या है, खतरा है। 69वां है कि वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये शामिल नहीं है सिवाय, ठीक है, मतलब ये सभी शामिल हैं सिवाय किसके, एक को छोड़कर सारी शामिल हैं। C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कि यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो MS वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तो MS वर्ड में क्या होता है, यदि कोई वर्ड जो है वो पुनरावर्तित होता है, ठीक है, तो MS वर्ड में एक क्या होती है, लाल कलर की, ठीक है, उसके नीचे एक लाल कलर की अंडरलाइन ऐसी लाइन आ जाती है। ठीक है, कैसी, तरंगदार रेखा एक वहाँ पर आ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि MS एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल प्रास उसकी रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से
किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं, तो MS एक्सेल से आपको क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। ठीक है, एक्सेल से आपको यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, तो एक्सेल को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें एक की होती है हमारी कीबोर्ड में F11। ठीक है, F11 जो की है, तो F11 की है वो सेलेक्ट की गई सेल की जो रेंज है, ठीक है, उसे चार्ट बनाने के लिए इस की का प्रयोग हम लोग शॉर्टकट के रूप में करते हैं। 72 में है कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो हमें कोई भी ईमेल प्राप्त होता है तो हम उसको कहाँ देखते हैं, उसको देखने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, इनबॉक्स में जाना पड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 है कि फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने अभी इसको पढ़ा था कि जो मतलब ई ट्रेडिंग है, मतलब ठीक है, ई ट्रेडिंग जो है, ई ट्रेडिंग का मतलब कि जो ऑनलाइन व्यापार किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन व्यापार किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हुआ, ये सारे क्या हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कब, 2004 में। ठीक है, और अब जो उसका नाम है, फेसबुक ने क्या अपना मेटा। ठीक है, ये मेटा ग्रुप की हो गए सारे, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप और ये इंस्टा वगैरह, ये सब किसके हो गए, मेटा ग्रुप के हो गए हैं। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न है कि डॉट डॉट का दृष्टिकोण ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ई क्रांति। ई क्रांति का जो दृष्टिकोण है, ई क्रांति का मतलब जो है कि जो हमारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको स्वच्छतापूर्ण और पारदर्शिता तरीके से चलाने के लिए सरकार ने अधिकतर योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें हमारे जो नागरिक हैं वो उनको जाकर स्वयं उनका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, ये एक ई क्रांति है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर कर लेगा, कंप्यूटर कर लेगा, मोबाइल फ़ोन कर लेगा, प्रिंटर जो है वो गणना नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रिंट ही निकाल पाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज, ठीक है, संचयन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, इनमें से बताना है कि कौन सी है। कह रहे 1 गीगाबाइट, 1 पेंटाबाइट, 1 टेराबाइट और डी 1 मेगाबाइट। तो मेगाबाइट यहाँ पर हमारी सबसे छोटी इकाई है, वैसे जो होती है वो होती है केबी। ठीक है, ये हो गई एमबी। सबसे छोटी तो होती बाइट्स, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, बाइट्स जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। फिर है कि वीएनसी का मतलब क्या है। तो वीएनसी का मतलब है हमारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। राइट आंसर होगा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, तो वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग मतलब कि आपने एक नाम सुना होगा एनीडेस्क। ठीक है, एनीडेस्क जो एक ऐप है, इसके माध्यम से हम किसी दूसरे पीसी का, ठीक है, पीसी पर भी ये कार्य करता है, मोबाइल पर भी करता है, किसी दूसरे पीसी को अपने क्या ले सकते हैं, उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पीसी को हम अपने पीसी से ऑपरेट कर सकते हैं इस ऐप, या बोल लें ऐप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो ये मोबाइल और पीसी दोनों पर वर्क करता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग से। ठीक, नेक्स्ट है कि डॉट डॉट जानकारी को समझने या अनुमान लगाने की क्षमता को संदर्भित करता है और इसे किसी वातावरण या संदर्भ में अनुकूली व्यवहार के लिए लागू किए जाने वाले ज्ञान के रूप में बनाए रखता है। तो ऐसा आदमी कैसा होगा, वो होगा बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धिमत्ता जो होती है इंटेलिजेंस व्यक्ति की, वो इसके लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट है वे भाषाएं चुनें जिनका उपयोग डेटा विज्ञान में किया जाता है।
तो डेटा विज्ञान में जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो हैं आर भाषाएं। ठीक है, कौन सी भाषाएं हैं? आर भाषाएं हैं जिनका उपयोग डेटा विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, आर भाषाएं मतलब ये एक प्रकार से यूँ कहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कैसी लैंग्वेजेस हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा यूपी स्पेशल का पोर्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यूपी से रिलेटेड हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सब सही है। आप बीपीओ या वीडियो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब सबका सिलेबस हम आपको उसमें भी कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, यूपी स्पेशल वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, हिंदी भी वहाँ मिलेगी आपको, जीके जीएस भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो यूँ कहिए कि ये आपका ये एक प्रकार से मल्टीपर्पज़, ठीक है, यह ऑलराउंडर आपका जो ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद करती है, मिर्ज़ापुर, इटावा, अलीगढ़ जो है वो अलीगढ़ ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश को टच नहीं करती है। 82वां है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा भदोही। ठीक है, संत कबीर नगर भदोही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की 77.73% जो आबादी है वो कहाँ पर रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसीलिए भारत को गाँव का देश भी कहा जाता है। किसका? गाँव का देश भी कहा जाता है। फिर हमारा 84 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो ये जो कॉलेज स्थित है वो है हमारा कहाँ पर? लखनऊ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। फिर है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, 87वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? ठीक, 1917 में। ठीक, तो ये जो है हमारा वो है BHU। ठीक है, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1916 में। 1916 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित हैं पंचायत चुनाव में वो है 33%। ठीक, और अब तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, महिला आरक्षण बिल, उसके तहत आपको विधानसभा और लोकसभाओं में भी 33% हिस्सेदारी महिलाओं को देनी होगी। आगे बढ़ते हैं, 89वां प्रश्न कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किस ऋषि का जन्म स्थान और कार्यस्थल माना जाता है? तो ये जो बलिया है ये पूर्वांचल का जिला है और ये भृगु ऋषि जो थे उनका जन्म स्थल और कार्यस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है आलू के उत्पादन में वो है हमारा पहला स्थान। ठीक है, इसके अलावा गेहूं में भी पहला है हमारा। ठीक, यूपी का जो है गेहूं में भी पहला स्थान है और साथ ही साथ गेहूं के अलावा आलू हो गया, गन्ना में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं। ठीक है, गेहूं हुआ, गन्ना, आलू और आम उत्पादन। ठीक, ये 4 चीज़ों में हम लोग पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट,
कह रहे हैं कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राज्य परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था। ठीक है, तो आरंभ में राजस्व परिषद का एक और काम होता था, वो है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य का मतलब है कि ऐसे कार्य कि जब कोई व्यक्ति, मतलब कोई नाबालिग व्यक्ति की जो संपत्ति है, ठीक है, तो उसकी जो संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो किनकी हो जाती थी, वो राजस्व विभाग की हो जाती थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका जो हाईएस्ट जो प्राधिकारी होगा वो होगा कौन, राजस्व का सचिव। ठीक है, कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू, तो राजस्व का सचिव हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 93 की उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है, तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर मतलब उत्तर भारत में क्या पंजाब वगैरह आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर गेहूं की फसल की हेरफेर की जाती है, वो की जाती है धान के साथ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो भारत में स्थित जो सबसे पुराना शहर है वो है हमारा कौन सा, इसको आध्यात्मिक शहर भी माना जाता है, साथ में इसको हम आध्यात्मिक राजधानी भी कहते हैं, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। ठीक, वो क्या है, वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वो है इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, वर्तमान नाम हो गया प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 96वां प्रश्न कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, तो पश्चिमी भागों में जो बोली जाती है वो बोली जाती है खड़ी बोली। कौन सी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी जो हैं वो सबसे कम हैं, तो सबसे अधिक जो हैं वो कौन से हैं, हिंदू। ठीक, इसके बाद है हमारे मुस्लिम, सबसे अधिक हिंदू फिर मुस्लिम, और यहाँ पर जो सबसे कम दिए हैं वो हैं पारसी। उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे कम हैं। नेक्स्ट है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर, क्वेश्चन रिपीट हो गया, भृगुरिशी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो सबसे अधिक बोली जाएगी हमारी हिंदी, उससे कम बोली जाती है भोजपुरी, और भोजपुरी से कम भी उर्दू, और सबसे कम बोली जाएगी संस्कृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे अधिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी, तो ये जो सुविधा है वो आरंभ की गई थी किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। ठीक, यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।